नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो साल 1995 के वेस्ट बंगाल के मिदनीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आती है। देखिए, ये किस्सा थोड़ा अलग है। एक परिवार अपना नया घर बनाने का फैसला करता है और उनकी बस एक जिद उन्हें ऐसे भयानक हालात में डाल देती है जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। आज हम यही समझेंगे कि जब हमारी आधुनिक सोच और सदियों पुरानी स्थानीय मान्यताओं का आमना सामना होता है तो उसके नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब हम अपनी आधुनिक महत्वाकांक्षा के चलते किसी ऐसी चीज पर अपना नया महल खड़ा कर देते हैं जो एक प्राचीन भूला बिसरा रास्ता हो। सच कहूं तो यह कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक सीख है जो हमें बताती है कि सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को अनदेखा करने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, जहां खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक नया घर बनने का सिलसिला शुरू होता है। कहानी शुरू होती है बिल्कुल आम ढंग से। दीप नाम के एक शख्स, जिन्हें सोर्स मटेरियल में डीप अंकल बुलाया गया है, वो अपने जॉइंट फैमिली से अलग होने का एक बड़ा और थोड़ा जिद्दी फैसला लेते हैं। अब देखिए, परिवार वाले उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन डीप अंकल किसी की नहीं सुनते। वो मेन आबादी से लगभग 600 मीटर दूर बिल्कुल सुनसान धान के खेतों के बीच अपना नया आशियाना बनाने की ठान लेते हैं। एक ऐसी जगह जो बाकी समाज से पूरी तरह कटी हुई थी, और उनका यही अकेलेपन का फैसला आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। नए घर का काम शुरू होता है, और जैसा कि हमारे यहाँ आमतौर पर होता है, भूमि पूजन के लिए एक स्थानीय पंडित जी को बुलाया जाता है। अब पंडित जी, जो वास्तु शास्त्र के जानकार थे, वास्तु यानी कि प्रकृति और दिशाओं के हिसाब से घर बनाने की प्राचीन भारतीय विद्या, उन्होंने जगह देखते ही एक बहुत बड़ा वास्तु दोष पकड़ लिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, इस घर की पश्चिमी दिशा में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सलाह दी कि घर को थोड़ा सा पूरब यानी ईस्ट की तरफ खिसका लिया जाए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उस घर के आसपास का नक्शा बड़ा ही अजीब था। पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में एक बहुत पुराना गांव का तालाब था। दूसरी तरफ दीप अंकल ने खुद अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक नया तालाब खुदवा लिया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि घर का जो मेन गेट था वो साउथ में था, जहां से ठीक 800 मीटर की दूरी पर गांव का शमशान घाट था। अब यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम का वो पुराना तालाब और दक्षिण का वो शमशान घाट, ये कनेक्शन इस पूरे किस्से की सबसे अहम कड़ी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, जहां लगातार मिल रही चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ पंडित जी की चेतावनी थी, जिनका दावा था कि घर का पश्चिमी हिस्सा किसी अनदेखी शक्ति के आने जाने का सक्रिय रास्ता है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि घर को पूरब की तरफ कर लो। पर दूसरी तरफ थे दीप अंकल, एकदम प्रैक्टिकल और अंधविश्वास को न मानने वाला इंसान। उन्होंने इस सारी बात को बकवास कहकर खारिज कर दिया। उनको लगा कि ये बस उनसे और पैसे ऐंठने का एक तरीका है। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार वालों की परेशानी को बिल्कुल घास नहीं डाली। लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगी। और जब मैं अजीब कहता हूं तो मेरा मतलब है सच में बहुत अजीब। पहले दिन पश्चिमी दीवार बनाई गई। अगली सुबह देखा तो वो पूरी तरह गिरी हुई थी। दूसरे दिन फिर बनाई। डीप अंकल ने खुद पूरी रात पहरा दिया, पर सुबह होते ही उसमें एक लंबी दरार आ गई। तीसरे दिन उसे ठीक किया गया। अगली सुबह वही सेम दरार फिर से मौजूद थी। ये जैसे कोई एंडलेस लूप चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई है जो उस दीवार को खड़ा ही नहीं होने देना चाहता। हार कर चौथे दिन डीप अंकल को उस दीवार को तोड़कर जबरदस्ती 4 इंच पूरब की तरफ खिसकाना ही पड़ा। जब नए घर का उद्घाटन होने वाला था तो पंडित जी वापस आए, लेकिन दीवार को उसी जगह बना देखकर वो आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई थी। फिर भी उन्होंने बचाव के लिए उस पश्चिमी दीवार पर एक सुरक्षा यंत्र लगा दिया। साथ ही कुछ बहुत सख्त नियम भी बताए। उस दिशा में कोई नया निर्माण नहीं होगा, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए जाएंगे और उस रास्ते को बिल्कुल साफ रखा जाएगा। ये उनका इस परिवार को बचाने का आखिरी प्रयास था। और बस इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। यहां से शुरू होता है इस कहानी का सच में डरावना हिस्सा। सर्दियों का समय था, फसल कट रही थी। एक दिन धान के 2 गट्ठर गलती से उसी पश्चिमी दीवार के पास रख दिए गए। वही दीवार जहां यंत्र लगा था और जिसे खाली रखने की सख्त हिदायत थी। अब सोचिए अगली सुबह क्या होता है।
वो दोनों गट्ठर बिना किसी आग के अपने आप धू-धू कर जलने लगे, और जैसे ही किसी ने उन्हें छुआ वो अजीब सी राख में बदल गए। ऐसा लगा जैसे इस एक छोटी सी गलती ने किसी सोई हुई परेशानी को जगा दिया हो। उस दिन के बाद से उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक से उस हिस्से का तापमान इतना गिर जाता कि हड्डियां तक कांप जाएं। इसके साथ ही पूरे घर में कच्ची तालाब की मछली की एक बेहद तीव्र और असहनीय बदबू फैलने लगी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि घर के पश्चिमी हिस्से से लगातार किसी के चलने की आहटें आती थीं, जो मेन गेट की तरफ बढ़ती थी, और सूखी मिट्टी के फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान अपने आप बनने लगे थे। साफ समझ आ रहा था कि उस अनदेखी चीज ने अब उनके घर के अंदर प्रॉपर एंट्री ले ली थी। आखिर एक दिन तंग आकर आधी रात को पहरा देते हुए दीप अंकल ने उस आहट का सामना करने की ठान ली और चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर के आसपास क्या कर रही हो? उस सर्दी की रात में उन्हें अपनी खिड़की के ठीक बाहर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने एक पूरी तरह से भीगी हुई साड़ी पहनी थी और उसके शरीर से उसी मछलियों वाली दुर्गंध का बबका आ रहा था। वो औरत उनकी बात का कोई जवाब दिए बिना एकदम खामोशी से घर के मेन गेट की तरफ निकल गई। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे दुखदास और भयानक दौर है। इस रात की घटना के बाद ना जैसे उस परिवार पर तबाही आनी शुरू हो गई। उनकी पूरी खेती बर्बाद हो गई, व्यापार चौपट हो गया और परिवार आर्थिक रूप से टूट गया। उन्होंने कोलकाता से एक तांत्रिक को भी बुलवाया, जिससे कुछ महीनों की शांति तो मिली, लेकिन वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन उनका छोटा बेटा तालाब में नहाने गया और फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। कुछ वक्त बाद उस बच्चे का शव उसी तालाब के किनारे पड़ा मिला। बेटे के निधन के बाद श्रद्धा का रिचुअल शुरू हुआ, जिसमें लगातार 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इन 13 दिनों तक आप ना तो ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और ना ही कोई सुरक्षा कवच या धागा पहन सकते हैं। मजबूरी में परिवार को तांत्रिक के दिए हुए सारे सुरक्षा कवच उतारने पड़े और बस उन्हीं 13 दिनों के लिए वो परिवार पूरी तरह से उस शक्ति के सामने असुरक्षित और बेबस हो गया। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक शोक में डूबे उस घर में ये दिल दहला देने वाली आवाजें गूंजने लगी। दीप अंकल की बड़ी बेटी किसी अजीब सी शक्ति के आगोश में थी। पता है वो कहाँ थी? वही पश्चिमी खिड़की के पास, और वो अपना शरीर पूरी तरह उल्टा करके सर जमीन पर टिकाए बैठी थी। वो ठीक गेट पर खड़े अपने ही परिवार वालों को ये खौफनाक धमकी दे रही थी। अब देखिए, यहां एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। उस शक्ति को पानी और मछली की जो सनक थी, वो अब सीधे बेटी के आचरण में झलक रही थी। बेटी अंधेरे भंडार कक्ष में घुसकर श्रद्धा की पूजा के लिए रखी हुई कच्ची मछलियों को बड़ी बेरहमी से चबा रही थी, और अगले ही दिन बेटी अचानक घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद वो घर से ठीक 800 मीटर दूर उसी शमशान घाट पर बेहोश मिली। चलिए आखिर में चलते हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी भाग की तरफ, जहां सारे राज खुलकर सामने आए। हर तरफ से निराश होने के बाद बचा हुआ परिवार आखिरकार धुरी माता नाम की एक बेहद अनुभवी और पुरानी महिला के पास पहुंचा। उन्होंने सारी बात सुनी और एक बहुत ही निर्दयी सच कहा। उन्होंने दीप अंकल से कहा, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। ये ठीक उसी जिद की तरफ इशारा था जब दीप अंकल ने उन शुरुआती चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया था। यही तबाही की असली जड़ थी। तो आखिर ये सब था क्या? स्थानीय बंगाली लोक कथाओं की माने तो इसे झोंकी या जलचर कहते हैं। ये एक पानी में रहने वाली एंटिटी होती है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसका एक तय फिक्स रास्ता होता है। ये एंटिटी रोजाना शाम को एक तालाब से निकलती है और ठीक शमशान घाट तक चलकर जाती है। अब आप पॉइंट्स कनेक्ट कीजिए। वो गीली साड़ी वाली औरत, पश्चिमी दीवार से आती कच्ची मछली की दुर्गंध, इस सारी चीजों ने एंड में आकर कहानी के हर बिखरे हुए हिस्से को जोड़ दिया। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल हुआ ये था कि दीप अंकल के घर की पश्चिमी दीवार ने ठीक उस जलचर के रोज आने जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए वो शक्ति उस दीवार को बार बार गिरा रही थी, और जब पंडित जी ने जबरदस्ती दीवार पर सुरक्षा यंत्र थोप दिया तो वो एंटिटी पूरी तरह से उस घर और प्लॉट में ही कैद होकर रह गई। और जब वो कैद हुई तो उसने बदला लेना शुरू किया। मतलब एक तरह से घर वालों ने अनजाने में ही एक एंटिटी का रास्ता बंद कर दिया था। इस पूरे 3 साल लंबे दुस्सपने को खत्म करने के लिए धुरी माता ने एक बहुत ही स्पेशल और सच कहूं तो काफी जटिल रिचुअल परफॉर्म किया। एक लाल कपड़े को उस तालाब में डुबाया गया, जिसके साथ ही पानी से गीले बुलबुले और जोर जोर से आवाजें आने लगी।
फिर उन्होंने 4 काले मुर्गों की बलि दी और उनके खून में लोहे की 4 कीलें डुबोकर घर के चारों कोनों में गाड़ दी। इस कड़ी विधि के बाद जाकर वो जगह हमेशा के लिए उस जलचर के प्रभाव से आजाद हुई। तो इस सारे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या ये सब वाकई किसी परिवार के आर्थिक और आपसी पतन को समझाने के लिए गढ़ी गई सिर्फ एक स्थानीय कहानी है, या फिर सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी अनदेखी प्राचीन सीमाएं मौजूद हैं जिन्हें गलती से भी पार करने पर हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये तय करना मैं पूरी तरह से आप सभी पर छोड़ता हूं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।